We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो गाजा में जो तबाही हुई है उसके बाद गाजा के दोबारा निर्माण की बातें भी शुरू हो चुकी हैं। अब्राहम अकॉर्ड को फिर से एक्टिव किया जा रहा है और इस बार अमेरिका और इजराइल इस्लामिक देशों के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब गाजा से हमास का सफाया हो जाएगा। इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान हर मोर्चे पर पस्त हुआ है। अब मिडिल ईस्ट में ईरान की मदद करने वाला कोई मौजूद नहीं है। सीरिया में असद का दौर खत्म हो चुका है और वहां से भी अब ईरान को कोई मदद नहीं मिल रही। हिजबुल्लाह के नेतृत्व को इजराइल ने सफाया कर दिया है। हिजबुल्लाह इतना डर चुका है कि अब लेबनान की तरफ से हमले भी लगभग बंद कर दिए गए हैं। ईरान की इस हार के बाद मिडिल ईस्ट का मैप बदलने की तैयारी है। गाजा से हमास को बाहर निकालने के बाद गाजा का कंट्रोल मिडिल ईस्ट के ताकतवर देशों को दिया जा सकता है। दुनिया में कई राजनीतिज्ञों का या मिलिट्री स्पेशलिस्ट का यह मानना है कि शायद इजराइल यह कोशिश कर रहा है कि ग्रेटर इजराइल बनाया जाए, जिसमें कि कुछ हिस्सा मिस्र से, कुछ हिस्सा जॉर्डन का, कुछ हिस्सा सऊदी का, कुछ हिस्सा सीरिया का, लेबनान से भी लिया जाएगा। ये सारे देश जो हैं इजराइल के मित्र हैं और अमेरिका के दबाव में इजराइल भी इन सब देशों का मित्र बन जाएगा। अमेरिका और इजराइल मिलकर गाजा पट्टी में नया रिजीम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं और इस बार रिजीम ऐसा होगा जो गाजा को कंट्रोल तो करेगा लेकिन इजराइल और अमेरिका से भी संबंध मजबूत रखेगा। मिडिल ईस्ट में अब्राहम अकॉर्ड का विस्तार करने की तैयारी है, यानी तीनों अब्राहमिक धर्म के शासक एक साथ आ सकते हैं। इजराइल में इस अकॉर्ड को ताकतवर बनाने और बताने वाले पोस्टर भी लगे हैं। मिडिल ईस्ट को नई शक्ल देने के लिए बहरीन और मोरक्को के शासक साथ आ सकते हैं। ओमान के सुल्तान और यूएई के शासक भी आ सकते हैं। सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन भी सहयोग दे सकते हैं। ये तमाम वो देश हैं जो ईरान के साथ नहीं हैं और इन देशों में जो सबसे नया नाम है वो सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल-शरा का है। अमेरिका के दबाव में काफ़ी सारे अरब मुल्क, पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश एक एक करके इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रहे हैं। बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि वह अरब देश जो कि मुस्लिम देश है वह इजराइल को मान्यता देता है। इजराइल के जो ज्यूज़ है उनको वहाँ रहने का हक देता है। सबसे बड़ी बात, वह अरब देश अपने मुस्लिम भाइयों को गाजा में हेल्प नहीं करेगा। हालांकि जंग खत्म होने पर भी संशय है। हमास साफ कह चुका है कि वो इजराइल के सामने हथियार नहीं डालेगा, लेकिन वो जंग रोकने के लिए इजराइल के बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका कह रहा है कि गाजा में अब सीज फायर नहीं बल्कि जंग पूरी तरह रुकनी चाहिए, लेकिन इजराइल हमास के हथियार डालने तक युद्ध जारी रखने की बात पर अड़ा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ऐसे में आप सभी का ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिरकार अब्राहम अकॉर्ड है क्या। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते। देखिए, इजराइल इस्लामिक देशों के रिश्ते सामान्य करने की कोशिश, मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिश जो है वो इसके जरिए की जाती है और इसलिए इसे अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है। मिडिल ईस्ट में शांति स्थिरता लाने की कोशिश एक बड़ा मकसद है। आगे बढ़ेंगे और अगला मोटिव क्या ये भी आपको बताएंगे। देखिए, ट्रंप के पहले कार्यकाल में इसे शुरू किया गया था और इसीलिए इसको अब्राहम अकॉर्ड भी कहा जाता है और ये ट्रंप के पहले कार्यकाल में शुरू हुआ था। इसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड के चलते ही यूएई, बहरीन, मोरक्को ने इजराइल को मान्यता दी थी। इसके अलावा गाजा जंग रुकवाने, गाजा पुनर्निर्माण के लिए हो रही अब्राहम अकॉर्ड की बात, जिससे कि इस जंग को रुकवाया जा सके और ये इसीलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, अब्राहम अकॉर्ड की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पर जब जंग रुकवाने की बात सामने आती है। निश्चित तौर से, क्योंकि तीनों ही धर्मों को अब्राहम रिलीजन कहा जाता है, चाहे वो यहूदी हो या फिर क्रिश्चियन हो, ईसाई हो और मुसलमान हो। और इनकी अगर पवित्र किताबों की बात करें तो उन्हें भी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट जिसे बाइबल कहते हैं और लास्ट टेस्टामेंट जिसे हम पवित्र कुरान के नाम से जानते हैं, उन्हें माना जाता है। और ऐसे में संभावना है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड काम करता है जिसमें आदम और ईव की कहानी से तीनों ही धर्मों को जोड़कर देखा जाता है, तो निश्चित तौर से एक बड़ी शांति हो सकती है वेस्ट एशिया
में अरब के तमाम देशों को लेकर के। और ये भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम भारत और यूरोप के लिंकेज की बात करते हैं, उस अकॉर्ड की बात करते हैं जो G20 की दिल्ली डेलीगेशन में सामने आया था, उसके हिसाब से भी अब्राहम अकॉर्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएई, सऊदी अरेबिया, हाइफा पोर्ट जो इजराइल का है, उसके साइप्रस होते हुए ग्रीस तक के जाने का रास्ता स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो व्यापार है वो मल्टीफोल्ड कई गुना बढ़ सकता है। तो लिहाजा ना सिर्फ इस इलाके की जहां मैं मौजूद है तल अवीव, इसकी शांति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के विकास के लिए भी यह अकॉर्ड महत्वपूर्ण है। लेकिन एक जो सवाल है वो गाजा को लेकर के है, क्योंकि यहां मैं जहां मौजूद हूं यहां अभी भी ऐसे पोस्टर्स नजर आते हैं कि जो गाजा के अंदर अभी भी युद्ध बंदी है, उन युद्ध बंदियों को कब वापस लेकर आया जाएगा। और जिस तरह की स्थिति, जिस तरीके का हमला फिलहाल नजर आ रहा है F-16 के जरिए, F-35 के जरिए, ऐसा लगता नहीं है कि युद्ध विराम हो सकता है। बल्कि आज सुबह की बात करें तो सुबह के स्थानीय समय जब 7:12 हुए थे, तब जाकर के एक बड़ा हमला किया गया था निगेव के इलाके में, यानी इजराइल के ऊपर हूती की तरफ से। तो हूती और हमास अभी भी जंग की बनी हुई है। राहुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत का बड़ा बयान सामने आया। हमारी मिसाइल शक्ति पर लगी कोई भी पाबंदी स्वीकार नहीं, ईरान इसको लेकर बड़ी बात कह रहा है। राहुल, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ये कह रहे हैं कि हमारी मिसाइल शक्ति पर कोई भी पाबंदी को हम स्वीकार नहीं करेंगे, यानी पूरे जो कड़े तेवर है वो ईरान ने बरकरार रखे हुए हैं। निश्चित तौर से, क्योंकि जब भी टेबल टॉक होती है तो कहा जाता है कि इफ यू आर नॉट इन टेबल यू आर इन मेन्यू, यानी अपनी शक्ति को बांध कर ही आप किसी संधि पर विचार कर सकते हैं, और वो शक्ति को बांधने की कोशिश है। क्योंकि एक मिसाइल कंट्रोल रिजीम होता है जिसका सदस्य भारत है। और मैं इस लिहाज से हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब ब्रह्मोस बनी थी, ब्रह्मोस 1 बनी थी, तब भारत इस संधि का सदस्य नहीं था। इसलिए ब्रह्मोस की रेंज को 300 किलोमीटर से कम 290 किलोमीटर रखा गया था। यही दबाव ईरान के ऊपर भी है कि ईरान और इजराइल की दूरी 1500 किलोमीटर है, ऐसे में उसे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ना मिले जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर जा सकती है। और इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह स्पष्ट कर दिया है कि आप हमारे परमाणु बम को लेकर के जरूर संधि पर विचार कर सकते हैं, न्यूक्लियर संवर्धन को लेकर विचार हो सकता है, लेकिन क्या हमारी जो पारंपरिक हथियार है उसके साथ हमारी मिसाइल, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की लिमिट तय की जाएगी तो यह संभव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 300 किलोमीटर की लिमिट तय हो जाती है तो ईरान से इजराइल को कोई भी खतरा नहीं ले जाएगा। लेकिन ये मानने के लिए फिलहाल खेमेनेई प्रशासन अभी तैयार नहीं है। बिल्कुल, और खेमेनेई अपनी तरफ से बात बार बार साफ कर चुके हैं कि सीज फायर तभी हो सकता है, बात तभी बन सकती है जब भाषा पर भी संयम हो। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 12 दिनों से चली आ रही जो जंग है उसमें मारे गए ईरान के आर्मी कमांडर्स को आज सुपुर्द खाक किया गया। तेहरान की सड़कों पर उतरकर हजारों लोगों ने आर्मी कमांडर्स को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के लिए ईरान के प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान भी शामिल हुए और इस दौरान ईरान के लोग अमेरिका और इजराइल से जंग जारी रखने की नारेबाजी करते रहे। बारह दिनों तक इजराइल ने बारूद बरसाया, ईरान को दहलाया। तेहरान की सड़कों पर ताबूत, इजरायली हमले के सबूत। बारह दिन के युद्ध में तेहरान तबाह हो गया। इजरायली फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने कई इलाके शमशान कर दिए। ईरान के टॉप आर्मी कमांडर्स का खात्मा कर दिया। 11 परमाणु वैज्ञानिकों को उनके घरों में ही खत्म कर दिया। तेहरान की सड़कों पर पूरा शहर उमड़ पड़ा। मोसाद की धमकी के बावजूद अपने आर्मी कमांडर्स को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों लोग सड़कों पर थे। तेहरान के क्रांति स्क्वायर पर लोग अपने लीडर्स के ताबूत को छूकर उन्हें विदाई देने के लिए उमड़ रहे थे। इजराइल ने किन हथियारों से ईरान के कमांडर और वैज्ञानिकों को मारा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि किन कमांडर्स के जनाजे उठे और इनमें कौन शामिल हुआ।
12 दिनों तक इजराइल की मिसाइलों और बमों ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान को भी बंकर में रहने को मजबूर कर दिया, लेकिन कमांडर को विदाई देने के लिए मसूद पेजेश्कियान सबसे आगे मौजूद रहे। मोसाद और इजराइल से मिल रही धमकियों के बावजूद वो जनाजे में शामिल हुए। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी का जनाजा निकला। IRGC के कमांडर इन चीफ रहे हुसैन सलामी का जनाजा निकला। IRGC एरोस्पेस फोर्स चीफ अमीर अली हाजीजादेह का जनाजा निकला। ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर गुलाम अली राशिद का जनाजा निकला। सेना के खुफिया विभाग के डिप्टी हेड गुमा रेजा मेहराबी को भी सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे में शामिल लोगों ने अमेरिका के सामने सरेंडर न करने के नारे लगाए। इजराइल और अमेरिका से जंग जारी रखने का भी ऐलान किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू करते ही ईरान की सेना और IRGC के टॉप कमांडर्स को खत्म कर दिया था। 12 जून से लेकर 23 जून की रात तक ईरान के 30 टॉप कमांडर और 11 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। इजराइल की सेना ने मिसाइलों से पिन पॉइंट अटैक कर ईरान को तबाह कर दिया। तेहरान की सड़कों पर परमाणु वैज्ञानिकों का भी जनाजा निकला। परमाणु वैज्ञानिक फरीदुन अब्बासी दवानी का जनाजा निकला। वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तहरांची को सुपुर्द खाक किया गया। वैज्ञानिक अब्दुल हमीद मीनू चेहर का भी जनाजा निकला। इजराइल ने कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी के भी मारे जाने का दावा किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के एडवाइजर अली शमखानी के भी मारे जाने का दावा किया था, लेकिन दोनों जनाजे में मातम पुरसी करते नजर आए। दावा किया जा रहा है कि कुछ और टॉप कमांडर जिंदा हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।